डेट है आज 3 जुलाई 2021। इस क्लास में हम ये सब टॉपिक कवर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे जो कुछ स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर पे बेस्ड होंगे। फर्स्ट टॉपिक है अपना कुवेम्पू अवार्ड। कुवेम्पू अवार्ड 2020 का डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को दिया गया है। ये हैं डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा, जिनकी आप इमेज देख रहे हो, इनको दिया गया है। ये उड़िया के पोइट हैं, मतलब उड़िया भाषा में लिखते हैं, उड़िया लैंग्वेज में ये लिखते हैं। ये सिलेक्टेड किए गए हैं 2020 के अवार्ड के लिए, कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार अवार्ड 2020 के लिए ये सिलेक्ट किए गए हैं राजेंद्र किशोर पांडा। ये अवार्ड कैसा दिखता है, ये ऐसा कुछ अवार्ड होता है। और जो कुवेम्पू नाम है, कुवेम्पू इस अवार्ड का, ये कुवेम्पू नाम के एक पोइट थे, कवि थे, जिनके नाम पे ये अवार्ड का नाम रखा गया। और वो कुवेम्पू की इमेज आप देख रहे हो, ये वाली, ये है कुवेम्पू, जिनके नाम पे इस अवार्ड का नाम रखा गया। ये अवार्ड दिया गया है जो राजेंद्र किशोर पांडा को। इनका जन्म 1944 में होता है और ये एक पोइट और नॉवेलिस्ट हैं। कहाँ से? उड़ीसा से, उड़ीसा स्टेट से हैं ये। नॉवेलिस्ट का मतलब है नॉवल लिखते हैं, बुक वगैरह, पोइट कवि हैं। इन्होंने अब तक कम से कम 16 पोइट्री का कलेक्शन है और नॉवल हैं जो पब्लिश कर चुके हैं ये। और इन्हें 2010 में गंगाधर नेशनल अवार्ड में मिल चुका है। साहित्य अकेडमी अवार्ड 1985 में इनको मिल चुका है, डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को। अब ये अवार्ड है जो, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। ये नेशनल अवार्ड है जिसको बनाया गया था कुवेम्पू के नाम पे, क्योंकि कुवेम्पू नाम के एक पोइट थे, कवि थे, जो अभी मर चुके हैं, लेट पोइट लॉरियट कुवेम्पू। ये एनुअली दिया जाता है, हर साल ये अवार्ड दिया जाता है किसी राइटर को जिसने कंट्रीब्यूशन किया हो किसी एक लैंग्वेज में, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 8th शेड्यूल है, 8वां शेड्यूल, 12 शेड्यूल है, 12वें में से जो 8वां शेड्यूल है उसमें कुछ 22 लैंग्वेज मेंशन है, 22 लैंग्वेज। जो इन 22 लैंग्वेज में से कोई भी बुक लिखता है और वो अच्छी पहचान मिली है उसको, तो उस राइटर को, उस लेखक को ये अवार्ड दिया जाता है एनुअली, हर साल। ये अवार्ड जब दिया जाता है तो कैश प्राइज दिया जाता है 5 लाख रुपए का, और एक सिल्वर मेडल दिया जाता है, जो हमने ऊपर देखा वो सिल्वर मेडल, वो अवार्ड का। और एक साइटेशन दिया जाता है, साइटेशन बोलते हैं सम्मान पत्र, एक पत्र लिखा होगा उस पर सम्मान पत्र होगा वो। नेक्स्ट क्या होगा इसमें, देखो ये कुवेम्पू हैं जो, ये हैं जिनके नाम पे ये अवार्ड रखा गया, कुवेम्पू। इनका जो पूरा नाम है वो है कुपाली वेंकटप्पा पुटाप्पा। ये इनका कुवेम्पू जो नाम है वो पेन नेम है, पेन नेम। पेन नेम का मतलब होता है उपनाम, जैसे छोटा नाम रख लेते हैं ना, एक निकनेम बोल सकते हो आप, या पेन नेम बोल लो। कुवेम्पू इनका निकनेम या पेन नेम है। और कुपाली वेंकटप्पा पुटाप्पा इनका फुल नेम है। ये भी नॉवलिस्ट थे, पोइट थे, कवि थे, प्ले राइट थे, क्रिटिक थे, और ये कन्नड़ भाषा के कवि थे। ग्रेटेस्टली कन्नड़ भाषा में लिखा करते थे, ये 20th सेंचुरी के कवि थे। और ये फर्स्ट जो कन्नड़ राइटर थे जिन्होंने, मतलब ज्ञानपीठ अवार्ड जिन्हें दिया गया था, ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था जिन्हें, फर्स्ट कन्नड़ राइटर थे कौन? कुवेम्पू। और इन्होंने क्या किया था, जो रामायण है, रामायण, उसका वर्जन, एक नया वर्जन लिखा था जिसका नाम रखा था उस बुक का श्री रामायण दर्शनम, श्री रामायण दर्शनम। तो इसके लिए भी ये जाने जाते हैं। तो ये है, इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वारियम इंडियन रेलवेज। अभी इंडियन रेलवेज की एक टनल बनी है, फ्रेश वाटर टनल है ये। टनल का मतलब होता है सुरंग, और ये मूवेबल है, मूव करती रहती है, ये हिलती रहती है। एक्वारियम टनल है, एक्वारियम का मतलब होता है जैसे किसी जगह पे पानी भरा होता है किसी टैंक में, और उसमें हम मछली वगैरह पालते हैं, या फिर कुछ ऐसे पानी के जीव जो पानी में रह सकते हैं, तो उसे एक्वारियम बोलते हैं। तो ये टनल है ना जो इंडियन रेलवे ने अभी ओपन की है, ये इंडिया की पहली फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वारियम है, जो बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पे ओपन की गई है। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, वहाँ पे ये ओपन की गई है। ये कुछ इस टाइप की टनल होगी, सुरंग जो दिखाई दे रही है आपको। और इसमें जो एक्वारियम, फ्रेश वाटर एक्वारियम है, देखो ये कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे देखो ये पानी के जंगली जानवर, जो जीव एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, मछली वगैरह, ये इसमें यहाँ पे रह रहे हैं और पाले जा रहे हैं। और ये मूवेबल है। कहाँ पे? बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पे ओपन की गई है। और बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? उसे बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन के नाम से भी जानते हैं, या फिर क्रांतिवीर संगोली रयाना रेलवे स्टेशन के नाम से भी उसे जाना जाता है। तो इंडिया का फर्स्ट रेलवे स्टेशन है जिसपे पहली फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वारियम ओपन की गई है। और इसको ओपन किसने किया है? एक
ये मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, एक पब्लिक सेक्टर कंपनी मान लो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मान लो, PSU गवर्नमेंट कंपनी है, जिसने ये ओपन किए किसके साथ मिलके, एक दूसरी कंपनी है HNI एक्वाटिक किंगडम, इसके साथ मिलके इसको स्टार्ट किया गया है, इस फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वारियम का। चलते हैं नेक्स्ट पे, इतना ही है इसमें। नेक्स्ट है ताल वोल्केनो, ये फिलीपींस में है ताल वोल्केनो। अभी रिसेंटली इसलिए न्यूज़ में आया क्योंकि फिलीपींस ने अभी अलर्ट जारी किया है, चेतावनी दी है लोगों को कि भाई साहब ये जो ताल वोल्केनो है ये अभी इसमें इरप्शन होने वाला है। इरप्शन का मतलब होता है ये अभी फूटने वाला है, इससे कुछ निकलने वाला है। वोल्केनो क्या होता है, वोल्केनो देखो अर्थ से क्या है, एक ओपनिंग बन जाती है अर्थ सरफेस पे और उससे मैग्मा लावा बाहर आता है, मैग्मा बोल लो या लावा, उसके साथ क्या है ये लिक्विड सा बाहर आता है, उसी को मैग्मा लावा बोलते हैं। और उसमें मिनरल्स वगैरह होते हैं, कुछ निकल आयरन वगैरह बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और ये बाहर आता है, आग निकलती है, इससे फायर के साथ आता है और इधर उधर फैल जाता है, बहुत सारी शेप ले लेता है, कुछ ऐसी शेप ले लेता है कभी, तो कभी ऐसी शेप ले लेता है या कभी ऐसी शेप, कुछ शेप ले लेता है और शेप के आधार पे भी ये कई कई नाम है इनके वोल्केनो के। किसी को कॉम्प्लेक्स वोल्केनो बोलते हैं, किसी को सिंडर कॉन वोल्केनो बोलते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वोल्केनो के नाम दिए जाते हैं इस तरह से। अभी ये जो फिलीपींस में वोल्केनो है ताल वोल्केनो, ये जो अभी इरप्ट होने वाला है और जो इरप्शन है किस टाइप का होगा, ये होगा फ्रिएटोमैग्नेटिक, ये फ्रिएटोमैग्नेटिक इरप्शन। और ये फ्रिएटोमैग्नेटिक इरप्शन यूपीएससी ने ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है मेंस का उसमें पूछ लिया था 1-2 साल पहले कि फ्रिएटोमैग्नेटिक इरप्शन है क्या, बताओ आप। तो ये निकलने वाला और इससे जो निकलेगा, जो मटेरियल वगैरह निकलेगा वो ग्रे कलर का होगा, ग्रेइश कलर का, और 1 किलोमीटर ऊपर तक ये आगे जा सकता है, मतलब स्पेस में 1 किलोमीटर तो ऊपर तक जाएगा और फिर इधर उधर बिखर जाएगा। ये देखो कहाँ पे निकल रहा है, ये है फिलीपींस आपका। फिलीपींस देखने से पहले आप ये मैप देख सकते हो, ये है आपका वर्ल्ड मैप, ये अपना हिंदुस्तान के साइड में आपको पता है यहाँ पे म्यांमार, थाईलैंड, इधर आके कंबोडिया, वियतनाम, और ये आपका फिलीपींस, ये आपको दिखाई दे रहा फिलीपींस। अब फिलीपींस का हम बड़ा मैप देखेंगे, ये फिलीपींस है और फिलीपींस की कैपिटल क्या है, मनीला। मनीला के ये देखो साउथ साइड में है ताल वोल्केनो, ये वाला ताल वोल्केनो ये दिखाई दे रहा जो आपको, तो ये ताल वोल्केनो है जो ये अलर्ट जारी किया है लेवल 3 का। इसका मतलब ये है देयर इज ए मैग्नेटिक अनरेस्ट और मूवमेंट ऑफ मैग्मा दैट फर्दर ड्राइव सक्सेडिंग इरप्शन। इसका मतलब ये है अभी इरप्शन इसका बहुत ऊंचाई तक हो सकता है और यहाँ पे अगर कोई आसपास कोई रह रहा है यहाँ पे तो उसको नुकसान हो सकता है, तो इसलिए अलर्ट जारी किया है। लोकेशन हमने देख ही ली है, जो यहाँ पे लोकेटेड है ये लुजान आइलैंड है, लुजान आइलैंड है जो फिलीपींस कंट्री का ही पार्ट है, उस पे ये लोकेटेड है। और मनीला जो कैपिटल है फिलीपींस की उससे 50 किलोमीटर दूरी पे है। ये फिलीपींस जो सिचुएटेड है ये बाउंड्री पे, यहाँ पे 2 टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है, हमने देखो जब अर्थक्वेक का लेक्चर पढ़ा था, आपने ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में पढ़ा है अर्थक्वेक का लेक्चर, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देखना उसे। तो उसमें प्लेट्स हैं 2 प्लेट्स, ये कई सारी प्लेट्स हैं, जैसे फिलीपींस सी की प्लेट है और एक यूरेशियन प्लेट है, ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों बाउंड्री बनाती हैं यहाँ। जैसे ये मान लो यूरेशियन प्लेट हो गई और ये फिलीपींस प्लेट हो गई, मतलब अर्थ क्रस्ट है उसी को प्लेट में जोग्राफर ने, वैज्ञानिकों ने बांट दिया है। और ये प्लेट क्या है, जैसे यहाँ पे बाउंड्री है जो प्लेट बाउंड्री, यहाँ से इरप्शन हो रहा है इसका वोल्केनो का, तो यहाँ पे अर्थक्वेक की वजह से या वोल्केनो की वजह से ये जो प्लेट है ये ससेप्टिबल है, मतलब यहाँ पे मूवमेंट होती रहती है। ये मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है, वन ऑफ द मोस्ट का मतलब है जितने भी फिलीपींस में इरप्शन होने वाले वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो, उनमें से एक ये भी है, कौन सा, जो ताल वोल्केनो है। तो वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है फिलीपींस में। और किस लिए, क्योंकि ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के पास लोकेटेड है। रिंग ऑफ फायर क्या है, रिंग ऑफ फायर भाई साहब ये है पैसिफिक ओशन में, क्या है ये पैसिफिक ओशन है और इसके यहाँ पे आसपास पे एक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं इसको, रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर इसलिए बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर या रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इस एरिया में वोल्केनो निकलते हैं। वोल्केनो जो ज्वालामुखी इसी में फूटते हैं, सबसे ज़्यादा निकलते हैं अर्थ से वोल्केनो, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। और ये जो वोल्केनो है ताल वोल्केनो रिंग ऑफ फायर के पास ही है, रिंग ऑफ फायर के पास ही है, इसलिए थोड़ा डेंजर है, ये खतरनाक है। अब ये फ्रिएटोमैग्नेटिक इरप्शन क्या होता है, जो ये क्योंकि ये ताल वोल्केनो इसमें भी कैसा इरप्शन हो रहा है, इरप्शन का मतलब निकलना, फ्रिएटोमैग्नेटिक इरप्शन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जब इरप्शन होगा ये किसके कारण होगा,
जो मैग्मा और लावा होता है जो बाहर निकलता है वो वाटर या कुछ एक्सप्लोसिव है उनके साथ निकलता है। और वो वाटर कहाँ से आता है? वाटर ग्राउंड वाटर होता है, जो अर्थ में भी तो वाटर है ना, उसके साथ जो लावा मिनरल है वाटर के साथ बाहर आता है। या हाइड्रोथर्मल सिस्टम, सरफेस रन ऑफ, लेक और सी का वाटर जो होता है उसके साथ ये लावा निकलता है। मतलब वाटर और लावा एक साथ निकलना, और ऊपर क्या है, ये ऊंचाई में लगभग 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऊपर तक जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? फेरिएटो मैग्नेटिक इरप्शन। ये फेरिएटो मैग्नेटिक इरप्शन कई टाइप के होते हैं, ये इरप्शन जो होते हैं वोल्केनो के। एक तो हमने देखा ये फेरिएटो मैग्नेटिक इरप्शन, एक आइसलैंडिक टाइप का इरप्शन होता है, एक हवाइनियन, स्ट्रम्बोलियन, वल्केनियन, ये पेलियन और प्लिनियन, इस ये कई टाइप हैं, इस टाइप के इरप्शन होते हैं। मतलब जिस टाइप से इनका इरप्ट होता है, निकलते हैं, उस टाइप पे इनका नाम रखा जाता है। अब ये वोल्केनो क्या होते हैं, थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो वोल्केनो कुछ ऐसा होता है, ये अर्थ क्रस्ट है, यहाँ से ये एक वेंट बन जाती है। वेंट का मतलब है ओपनिंग, ओपनिंग बन जाती है, और ये मैग्मा बाहर आता है, मैग्मा बाहर आता है। और इसको बोलते हैं, जो ये बन जाती है ना ऊपर, ऊपर इसको बोलते हैं ओपनिंग जो बनी है। जैसे ये अर्थ है, अर्थ पे ऊपर ओपनिंग यहाँ से निकल रहा है, इसको क्रेटर बोलते हैं। और यहाँ पे जो एक झील सी भी बन जाती है, ऐसे झील, जिसको बोलते हैं क्रेटर लेक, लेक भी बोलते हैं, LAKE। झील को इंग्लिश में लेक बोलते हैं ना, क्रेटर लेक भी बोलते हैं। और जो ये बाहर आ रहे हैं, ये गैसेज हैं, गैस बाहर आ रही हैं या ऐस आ रही हैं, कुछ पार्टिकल बाहर आ रहे हैं, और ये वेंट बन गई, ओपनिंग बन गई। ये वेंट एक बोल सकते हो, एक मतलब ओपनिंग टाइप या नाली टाइप बोल सकते हो इसे, ड्रेन टाइप, ड्रेनेज टाइप। और ये लावा देखो, ये बाहर यहाँ पे भी ओपनिंग हो गई, कुछ लावा सीधा निकल गया, कुछ इधर उधर चला जाता है, इधर भी ओपनिंग बना ली, ये लावा इधर बहने लगा। और ये आपकी क्रस्ट और मेंटल है, जो अर्थ की लेयर है। अर्थ की लेयर तो आप जानते हो ना, ऊपर क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर कोर है, ये लेयर है। तो यहाँ से ये क्रस्ट और मेंटल से निकलता है ये लावा। वोल्केनो की डेफिनेशन आपको लिखनी हो तो बोल सकते हो, वोल्केनो इज ए वेंट, वेंट का मतलब ओपनिंग, वेंट या ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट मतलब अर्थ की जो ऊपर वाली लेयर है उसमें ओपनिंग हो जाती है, और थ्रो विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली। मतलब अर्थ क्रस्ट में एक ओपनिंग हो जाती है, एक रास्ता बन जाता है जिसमें से कुछ पिघला हुआ, मोल्टन का मतलब है पिघला हुआ मटेरियल, लावा वगैरह बाहर आता है, उसी को बोलते हैं वोल्केनो। कुछ इस टाइप का भी दिखता है, आपको देख सकते हो, ये देखो इस टाइप से आग वगैरह निकलती है, मिनरल्स आते हैं। और देखो ये फ्रेटोमैग्नेटिक इरप्शन है, वाटर के साथ जब आता है तो ऐसे निकलता है और इधर उधर फैल जाता है, इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है इस इमेज में, समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इतना ही था इसमें। नेक्स्ट है इंडियन ओशियन नवल सिंपोजियम। ये क्या है, एक मीटिंग होती है, ये मीटिंग होती है, जो इंडियन ओशन है ना हमारा, ये इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन के आसपास जो यहाँ पे कंट्री हैं उनकी एक मीटिंग होती है ये। और यहाँ पे क्या है, इंडियन ओशन में वो सिक्योरिटी चाहते हैं, मैरी टाइम सिक्योरिटी, मैरी टाइम सिक्योरिटी के लिए मीटिंग करते हैं कि यहाँ पे आसपास के एरिया में सिक्योरिटी रहे और कुछ घुसपैठ यहाँ पे ना आए, और जो ट्रेडिंग होती है, यहाँ पे ट्रेड होती है, व्यापार होता है, उसमें कोई उलझन ना आए। तो इसलिए ये मीटिंग होती है, ये 7th एडिशन है, 7वीं मीटिंग हो रही है ये। और ये याद रखना है, ये बाई ईनियल मीटिंग है, बाई ईनियल इवेंट होता है, मीटिंग होती है। बाई ईनियल का होता है वंस इन ए 2 ईयर, 2 साल में एक बार होने वाले इवेंट को बोलते हैं बाई ईनियल। और एक होता है बाई एनुअल, मतलब साल में 2 बार होने वाला, बाई एनुअल, बाई एनुअल। और ये है बाई ईनियल, 2 साल में एक बार, वंस इन 2 ईयर। और इसे अभी होस्ट कर रही है फ्रेंच की नेवी, फ्रेंच नेवी, मतलब जो फ्रांस कंट्री है उसकी नेवी होस्ट कर रही है। अब आप कहोगे कि इंडियन ओशन में आप कह रहे हो कि इसकी मीटिंग तो उस कंट्री, मतलब वो कंट्री मीटिंग होती है जिनकी यहाँ पे इंडियन ओशन में बॉर्डर लगाती है, और फ्रांस तो यहाँ पे, ये यूरोप में है फ्रांस। भाई साहब यहाँ पे देखो, ये ना 1947 से पहले हमारा देश भी गुलाम था ब्रिटेन का। और बहुत सारी कंट्री, ये यूरोप की कंट्री है ना, जो इन्होंने बहुत सारी कंट्रियों को गुलाम बना के रखा था, अपना कॉलोनी बना के रखा था। और फ्रांस ने भी यहाँ पे आसपास के बहुत सारी आइलैंड कंट्री हैं जिनको गुलाम बना के रखा था। और यहाँ पे एक रीयूनियन आइलैंड है यहाँ पे फ्रांस का, जो अभी भी फ्रांस की ही टेरिटरी है। तो इसलिए फ्रांस की नेवी भी इसमें पार्टिसिपेट करती है, इसलिए फ्रांस की नेवी होस्ट कर रही है इसको। ये किस लिए सिग्निफिकेंस है, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंडियन ओशन ये नवल सिंपोजियम होता है जो इसमें, ये देखो ये बस मैरी टाइम की सिक्योरिटी के लिए किया जाता है, सुरक्षा हो यहाँ पे आसपास पे समुद्र में। 2008 से ये हो रहा है, लॉन्च किया गया था 2008 में ये। इसमें रीजनल मैरी टाइम सिक्योरिटी, कोई इश्यू होते हैं या फिर फ्रेंडली रिलेशनशिप हो यहाँ पे जो आसपास के नेशन है, कंट्री हैं, इसलिए ये किया जाता है। ये एक वॉलेंट्री इनिशिएटिव है जिसमें मैरी टाइम कोऑपरेशन इंक्रीज की जाती है। जो आसपास की कंट्री हैं इंडियन ओशन रीजन के आसपास की, उनकी नेवीज पार्टिसिपेट करती हैं इसमें और डिस्कस करती हैं, कोई रीजनल इशू वगैरह होते हैं। इसमें 24 नेशन इंक्लूड होते हैं,
इंडियन ओशियन नवल सिंपोजियम में, और कुछ 8 ऑब्जर्वर नेशन भी है। ऑब्जर्वर नेशन का मतलब ये है कि इसके फुल मेंबर नहीं है वो 8 ऑब्जर्वर नेशन, बस इसकी मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन कोई डिसीजन हो तो उस पर वोट वगैरह नहीं कर सकते। तो बस इतना ही है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है भारत नेट प्रोजेक्ट। भारत नेट प्रोजेक्ट क्या है? ये एक प्रोजेक्ट था जो 2015 के लगभग लॉन्च किया था। पहले ही किया था वैसे तो ये 2011 में, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया था लगभग 2011 के लगभग। तो इसमें क्या है भारत नेट प्रोजेक्ट में? इसमें गांव जो एरिया है, रूरल एरियाज, विलेज एरियाज, जो गांव वगैरह इलाके हैं, वहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करना था। इंटरनेट की फैसिलिटी, इंटरनेट की फैसिलिटी कैसे? जैसे सिटी में, शहर में ब्रॉडबैंड जो नेट होता है ना ब्रॉडबैंड से, तो इस तरह से करना था। ब्रॉडबैंड नेट का मतलब है वायर, वायर कनेक्ट हो जाती है आपके लैपटॉप में और उससे इंटरनेट चलता है। या फिर एक वायर होती है वो जाती है फिर आपके कहाँ पे, आपके घर में आ जाती है, फिर राउटर लगा देते हैं। एक राउटर इसे बोलते हैं, ये मान लो एक मशीन है, उसको राउटर बोलते हैं। या फिर वाईफाई राउटर होता है, वाईफाई राउटर होता है, इससे वाईफाई के सिग्नल आते हैं और जो आपके लैपटॉप में वाईफाई है उसको आप ऑन करते हो और वाईफाई से कनेक्ट कर देते हैं और फिर आपके लैपटॉप पे इंटरनेट चल जाता है, या कंप्यूटर पे या मोबाइल पे, किसी पे भी। तो ये विलेज एरिया में इंटरनेट प्रोवाइड करने का एक प्रोजेक्ट था। अभी न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि भारत नेट प्रोजेक्ट को रिवाइज किया गया यूनियन कैबिनेट ने रिवाइज किया। इसका मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जाएगी और जो 16 स्टेट्स हैं कंट्री में, सब में इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा जल्दी से जल्दी। अभी तक गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही थी, लेकिन प्राइवेट कंपनीज के साथ पार्टनरशिप कर दिया, तो पीपीपी मोड पे ये प्रमोट किया जाएगा, जल्दी से जल्दी विलेज एरियाज में इंटरनेट पहुंचाया जाए। गवर्नमेंट इसमें 19,041 करोड़ रुपीज़ दे रही है एज ए वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट। ये वायबिलिटी गैप फंडिंग के तौर पे दे रही है इतने रुपए। अब ये वायबिलिटी गैप फंडिंग होता क्या है? देखो, वायबिलिटी गैप फंडिंग का मतलब यही होता है, जैसे कोई प्रोजेक्ट की चाहे कितनी भी कॉस्ट हो, लेकिन उसका सर्टेन अमाउंट, कुछ निश्चित राशि गवर्नमेंट प्रोवाइड करे एज ए हेल्प सहायता के तौर पे। तो इसमें भी देखो प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है, जितनी कॉस्ट आएगी, जितनी कीमत आएगी नेट प्रोवाइड करने की, क्योंकि वायर बिछाई जाएंगी, तारें बिछाई जाएंगी भाई साहब, गांव तक ले गई जाएंगी, उनमें कॉस्ट तो आएगी ना। जो कॉस्ट आएगी उसका कुछ हिस्सा गवर्नमेंट दे रही है, और उसका कुछ हिस्सा, किसी प्रोजेक्ट का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाना, उसी को बोलते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग। और ये भारत नेट क्या करेगा? सारे जो विलेज वगैरह हैं, जो ग्राम पंचायत से भी अलग जो कोई विलेज बसे हुए हैं, सब में ये भारत नेट प्रोजेक्ट क्या है, नेट प्रोवाइड करेगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगा। ये एक तरह से क्रिएट करेगा, अपग्रेड करेगा, ऑपरेशन करेगा, मेंटेनेंस करेगा, सारे यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट भारत नेट के अंदर हैं। इसके सिग्निफिकेंस यही है। सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, किस लिए महत्वपूर्ण है ये? एक तो पीपीपी मॉडल जो होगा, ये पहले इसे गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही थी, लेकिन अब मतलब इसे प्रोजेक्ट को पूरा कर रही थी, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट में पीपीपी मॉडल होगा, मतलब प्राइवेट कंपनी का भी साथ ले लिया। तो इस तरह से प्राइवेट सेक्टर को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेवरेज मिलेगा कि वो एफिशिएंसी, प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसी यूज हो सकेगी ऑपरेशन के लिए, मेंटेनेंस, यूटिलाइजेशन और रेवेन्यू जनरेशन के लिए इस भारत नेट प्रोजेक्ट के जरिए। इसका जो एक्सटेंशन किया जा रहा है भारत नेट प्रोजेक्ट का, सारे जो कोई इनहेबिटेड विलेज है वहाँ पे भी किया जाएगा, और हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक जो भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा, जैसे स्टेट गवर्नमेंट कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है कि आप इंटरनेट के जरिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करो, अपना लाइसेंस बनवा लो, या आपका राशन कार्ड अप्लाई कर दो, या कुछ भी कर दो, तो ये सारी सर्विस इंटरनेट के जरिए वो प्रोवाइड कर सकेंगे, मतलब ले सकेंगे विलेज एरियाज में जो लोग रहते हैं। तो इससे क्या होगा, ऑनलाइन एजुकेशन भी प्रमोट होगी। आप सबको पता है कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन एजुकेशन चली है, डिजिटल एजुकेशन चल रही है। टेलीमेडिसिन का मतलब है कि इंटरनेट के जरिए मेडिसिन वगैरह मंगा सकेंगे, स्किल डेवलपमेंट वगैरह हो सकेगी। ई कॉमर्स कंपनीज हैं जो, उनको भी एक तरह से लेवरेज मिलेगा। तो ये एप्लीकेशन, ब्रॉडबैंड की जो एप्लीकेशन है, अदर एप्लीकेशन ऑफ ब्रॉडबैंड, ये भी यूज हो सकेंगी, इनको इनेबल करेगी ये भारत नेट प्रोजेक्ट। तो भारत नेट प्रोजेक्ट क्या है, थोड़ा और डिटेल से पढ़ लेते हैं। भारत नेट प्रोजेक्ट जब स्टार्ट किया गया था, इसका ओरिजिनल नाम था नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। 2011 में लॉन्च किया गया था, लेकिन 2015 में इसका नाम चेंज कर दिया भारत नेट। भारत नेट में इसका टारगेट था कि 2.5 लाख, 2.5 लाख जो ग्राम पंचायत है उनको कनेक्ट करना है ऑप्टिकल फाइबर से, इंटरनेट पहुंचाना ऑप्टिकल फाइबर से। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर भाई साहब एक सर्विस होती है जो इंटरनेट
प्रोवाइड करती है। जैसे आपके घर में लैपटॉप में जो जोड़ दी जाती है, जो ऊपर हमने समझा ना, जो तार होती है, वायर होती है, कोई तार बोलते हैं, कोई वायर, कोई सर्विस, कोई डोरी, अलग अलग रीजन में इंडिया में देखो, हर एक गांव में जाओगे ना, हर हर किसी की अलग अलग लैंग्वेज है हमारे इंडिया में। तो कुछ भी बोल सकते हैं, आपके पता नहीं क्या बोलते हैं, कुछ भी बोल लो, वायर, सर्विस, तार, कुछ भी। ऑप्टिकल फाइबर कैसी दिखाई देती है? कुछ ऐसी दिखाई देती है, देखोगे तो आप, ये कुछ इस टाइप की दिखाई देती है। ऑप्टिकल फाइबर इस तरह की होती है। ऑप्टिकल फाइबर, ये ऑप्टिकल फाइबर जो होती है इस तरह की होती है आपकी। इसमें कई सारी लेयर होती हैं, क्योंकि जब इंटरनेट का डेटा जो जाता है वो लॉस नहीं होता, इससे बहुत कम लॉस होता है, ना के बराबर लॉस है होता है। और ये ऑप्टिकल फाइबर कनेक्ट हो जाती है आपके लैपटॉप से या राउटर से कनेक्ट कर देते हैं, वाईफाई के जरिए आप चला लेते हो इससे इंटरनेट। ये फ्लैगशिप मिशन है जो भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड जिसे इंप्लीमेंट कर रहा है, इंप्लीमेंट का मतलब लागू कर रहा है, ये कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी, वो इसे इंप्लीमेंट कर रही है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि ई गवर्नेंस प्रोवाइड करना, ई हेल्थ, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ, ई एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन, ई बैंकिंग, इंटरनेट की सर्विस, अदर सर्विस रूरल एरियाज़ को में, ये सारी इंटरनेट कनेक्टिविटी के जरिए सारी सर्विस प्रोवाइड करना रूरल एरियाज़ में। इसका लार्जर वर्जन ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है? इसका लार्जर वर्जन यही है कि नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली स्केलेबल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करना है इन एरियाज़ में, ताकि जो रूरल एरियाज़ हैं उनके साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके कि सिटी एरिया में इंटरनेट की सर्विस है, रूरल एरियाज़ में नहीं है, तो एक तरह से डिस्क्रिमिनेटरी हो गया। तो ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस पे इंप्लीमेंट किया जाएगा। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मतलब भेदभाव नहीं होगा किसी के साथ। नेक्स्ट है कि इसमें जो इंटरनेट की स्पीड होगी, एक तो वो 2 Mbps से लेकर 20 Mbps तक स्पीड प्रोवाइड की जाएगी। Mbps तक, Mbps का मतलब है मेगाबाइट पर सेकेंड, सारे हाउस होल्ड में प्रोवाइड की जाएगी। और अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी होगी। अफोर्डेबल का मतलब है कम कीमत में होगी, ताकि सब लोग, जो गरीब अमीर, सब इसे एक्सेसिबल हो सबके लिए विलेज एरियाज़ में। जो हमारा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है उसका विजन भी एक तरह से रियलाइज़ किया जाएगा इसके जरिए। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? सेंटर और स्टेट दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं, मतलब दोनों सहयोग कर रहे हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और इस ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के जरिए ये सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। ये इंटायर प्रोजेक्ट है जो इस फंडिंग कहाँ से आ रही है इसकी, मतलब मनी कहाँ से आ रही है, पैसा कहाँ से आएगा इसका? एक फंड बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने जिसका नाम है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। जो इसमें मनी है, इसमें से पैसा लिया जाएगा, इसको प्रोजेक्ट को, इंटायर प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए रूरल एरियाज़ में और रिमोट एरियाज़ में। तो ये इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम फॉर बेटर ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी ऑफ ऑल डिस्कॉम। डिस्कॉम होती है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, जो बांटती हैं। क्या बांटती हैं? बिजली बांटती हैं भाई साहब, जो एनर्जी, पावर, बिजली जो आपके घरों तक बिजली पहुंचाती है ना, उसे बोलते हैं डिस्कॉम। डिस्कॉम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। और जो बिजली बनाती है, जहाँ पे बिजली बनती है, बिजली के सेंटर होते हैं, पावर बनती है, उसे बोलते हैं जेनकॉम, मतलब जनरेशन कंपनी, जो जनरेट करती है बिजली को और जो आपके घरों तक पहुँचाती है। यहाँ पे बिजली बनी और फिर वायर बिछाएगी, आपके घरों तक कंपनी लेके जाएगी उसे बोलते हैं डिस्कॉम, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की गई है। ये स्कीम रिसेंटली अप्रूव की है यूनियन कैबिनेट ने। इसकी हाईलाइट क्या है? एक तो ये रिफॉर्म बेस्ड और रिजल्ट लिंक्ड स्कीम है, मतलब इसमें सुधार किया जाएगा डिस्कॉम कंपनियों में, जो लॉस वगैरह होता है, इनको कुछ नुकसान हानि होती है, उसमें सुधार किए जाएंगे। और रिजल्ट लिंक्ड स्कीम होगी, मतलब परिणाम बेस्ड इनकी सहायता की जाएगी। अगर किसी डिस्कॉम कंपनी का अच्छा रिजल्ट है तो अच्छे उसे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट। इसमें ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव की जाएगी डिस्कॉम कंपनी की। जो डिस्कॉम कंपनीज हैं जो पावर सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं पावर का, लेकिन इसमें जो प्राइवेट सेक्टर डिस्कॉम है उनको सहायता नहीं दी जाएगी, सिर्फ पब्लिक सेक्टर डिस्कॉम है जो गवर्नमेंट की कंपनी है। ये स्कीम क्या है? एक तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंसी प्रोवाइड करेगी, ताकि जो सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें उसको मजबूत बनाया जा सके, स्ट्रेंथ किया जा सके। सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर है, होता क्या है भाई साहब? बिजली की सप्लाई कैसे होती है आपके घरों तक? पोल गड़े होते हैं, खंबे, तारें खींची होती हैं, तो ये सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो ये तारें वगैरह को ज़्यादा मजबूत बनाया जा सके, इसके लिए जैसे क्या होता है, ये तारें वगैरह आंधी तूफान आता है, टूट जाती हैं, तो इनको इतना मजबूत बनाया जा सके, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा? ये असिस्टेंस प्री क्वालिफाइंग क्राइटेरिया पे बेस्ड होगी, मतलब कुछ क्राइटेरिया होंगे, अगर उनको डिस्कॉम कंपनी फुलफिल कर रही है तभी उनको दिया जाएगा पैसा, कि भाई साहब लो अपनी मदद करो, ये हमसे पैसे ले लो, गवर्नमेंट बोलेगी। ये स्कीम में कंपलसरी स्मार्ट मीटरिंग इकोसिस्टम भी करना ज़रूरी है।
जैसे स्मार्ट मीटर होते हैं, जैसे आपका स्मार्टफोन है ना, स्मार्टफोन, ऐसे ही डिजिटल मीटर होंगे जो घरों में भी लगाए जाएंगे, और जो इलेक्ट्रिसिटी फीडर है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर तक जाती है, घरों तक, लोगों के हाउस होल्ड तक, घरों तक जाती है, वहाँ पे भी घर घर में भी स्मार्ट मीटर लगाने जरूरी होंगे। और जो इलेक्ट्रिसिटी फीडर है, जैसे मान लो ये है भाई साहब कंपनी, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर रही है स्ट्रीम है शहर में, यहाँ पे, तो जहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर रही है यहाँ पे भी स्मार्ट मीटर होगा, और जब घरों में जहाँ पे कर रही है हर एक घर में भी स्मार्ट मीटर लगा होगा। इसका मतलब क्या होगा, सारी रीडिंग इस पर नोट होगी। ऐसे क्या होता है, देखो भाई साहब आपने देखा होगा कहीं कहीं पे बिजली की चोरी होती है, मीटर वगैरह नहीं लगा लेते और चोरी करते रहते हैं, या फिर मीटर भी लगे होते हैं तो डायरेक्टली लगा देते हैं, चोरी करते हैं बिजली की। तो ये चोरी को रोक सकें, देखो घरों में स्मार्ट मीटर लगे होंगे, अगर मान लो ये घरों से बिजली चोरी हो रही है तो ये स्मार्ट मीटर यहाँ पे भी तो लगे हैं जहाँ से बिजली जा रही है, फीडर जो डिस्कॉम कंपनी के, तो कितनी बिजली यहाँ से हमने प्रोवाइड की है, कितनी बिजली यूज हुई है, ये स्मार्ट मीटर यहाँ भी बताएगा। अब ये कैलकुलेशन होगी यहाँ पे, ये स्मार्ट मीटर घरों का कितना है टोटल, मान लो यहाँ पे 50 रीडिंग आई, यहाँ पे 100, यहाँ पे 150, 200, ऐसे टोटल मान लो 1000 रीडिंग हो गई, मान लो 1000 रीडिंग, और यहाँ पे दिखा रहा है मान लो यहाँ पे हुआ है सिर्फ 1200 रीडिंग। तो इसका मतलब यहाँ पे जब 1200 रीडिंग दिखा रहा है ये मीटर, और यहाँ पे सिर्फ 1000 मीटर आ रही है टोटल, जितने भी मीटर स्टीम में शहर में लगाए हैं, तो इसका मतलब 200 जो यूनिट है उनकी चोरी हुई है, पता लग जाएगा। तो फिर यहाँ पे एक्शन लिया जा सकेगा। जो डिस्कॉम कंपनी को नुकसान हो रहा है 200 रीडिंग का, वो भाई साहब फिर ढूंढना शुरू कर देंगी कहाँ पे चोरी हो रही है 200 रीडिंग की, 200 यूनिट की। तो ये स्कीम क्या करेगी, और एक तरह से फंड करेगी। इसमें क्या होगा, जो फीडर सेग्रीगेशन किया जाएगा, फीडर सेग्रीगेशन का मतलब है जैसे फार्मर को जो बिजली जाती है वो अलग होगी, और घरों को जो बिजली जाती है वो अलग होगी, मतलब अलग अलग उनके खंभे गड़े होंगे, पोल गड़े होंगे। इस तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है फार्मर के लिए इम्प्रूव की जाएगी, और फोकस किया जाएगा कि डे टाइम में, मतलब दिन के समय में जो एग्रीकल्चर के लिए बिजली यूज होती है वो सोलराइजेशन के जरिए हो, सोलर एनर्जी के जरिए हो, कि उनके खेत वगैरह पे सोलर पैनल लगे हों तो सोलर एनर्जी को यूज कर सके दिन में, ऐसा भी इसमें एक प्रोविज़न है। नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, इम्प्लीमेंटेशन ऐसे होगा कि जो एग्जिस्टिंग पावर सेक्टर रिफॉर्म है, ये स्कीम है, जैसे इसमें बहुत सारी स्कीम है जो अभी चलाई जा रही हैं पावर सेक्टर रिफॉर्म के लिए, जैसे इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, और आपकी है ये सारी जो स्कीम है ना, ये सारी स्कीम मर्ज कर दी गई हैं। मर्ज का मतलब है मिला दी, एक साथ मिला दी, और एक अम्ब्रेला प्रोग्राम बना दिया इन सब का मिला के। और ये भी कहा है कि हर एक स्टेट के लिए अलग अप्रोच होगी, मतलब हर एक स्टेट का अपना अलग तरीका होगा, कैसे वो बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कैसे लोगों को बिजली पहुंचाना चाहते हैं, अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे पहले होता था कि वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, कि सभी स्टेट के लिए एक ही अप्रोच होगी एक ही तरीके से, ये नहीं होगा, अब सभी स्टेट के लिए अलग अलग होगी, जैसा वो चाहें ऐसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन सी होगी, कौन इसे इंप्लीमेंट करेगा, लागू कौन करेगा, ये कंपनी है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, और एक है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये इसे इंप्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, लक्ष्य क्या है, लक्ष्य यही है कि जो भी लॉस होते हैं ना कॉमर्शियल लॉस कंपनी को, डिस्कॉम कंपनी को, वो 2024-25 तक 12% से लेकर 15% तक घटाए दिए जाएंगे, रिड्यूस किए जाएंगे। और जो डेफिसिट होता है, उन्हें नुकसान होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट आती है पैदा करने में, और जिस प्राइस पे इलेक्ट्रिसिटी घरों में दी जाती है, तो ये लॉस जो होता है ना, ये लगभग जीरो रहे, कि उन्हें ज़्यादा नुकसान ना हो, कि जितने में मान लो सप्लाई, जितने में जनरेट किए बिजली, मान लो 3 रुपये पर यूनिट की कॉस्ट आ रही है, और आगे घरों में भी 3 रुपये दे दी, तो इनकी डिफरेंस कितना होगा, जीरो। मतलब नुकसान तो नहीं हुआ ना, कम से कम फ़ायदा नहीं हुआ, भले बिजली को, बिजली जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है उसको भले ही फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन नुकसान भी नहीं हुआ। तो ये नुकसान जीरो करना है, डेफिसिट जीरो करना है 2024-25 तक। और इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटीज़ भी बढ़ानी है, जो मॉडर्न डिस्कॉम है, जो मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उनकी कैपेबिलिटी बढ़ानी है, उन्हें ट्रेनिंग वगैरह देनी है, और इनकी क्वालिटी, रिलायबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी में भी इंप्रूवमेंट करना है, कि कम कीमत में बिजली लोगों को दी जाए और कंज्यूमर तक पावर सप्लाई की जाए। नेक्स्ट क्या है, इतना ही था इसमें। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन करने से पहले पानी पिया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन एक फ्यूल है, जैसे आपकी बाइक वगैरह में जो चलती है अभी, क्या पेट्रोल डीजल से चलती हैं जैसे कार वगैरह, तो ये आगे फ्यूचर में क्या होगा, हाइड्रोजन से चलेंगी, ग्रीन हाइड्रोजन से। अभी न्यूज़ में इसलिए आया, देखो पहले ये ऑलरेडी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर चुकी है हमारी गवर्नमेंट, और ये हमने पढ़ा भी था अपने लेक्चर में। अभी न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, ये कंपनी है जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़, इसने
एक प्लान बनाया कि इन्वेस्ट कर रही है 75,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगी और फोकस करेगी क्लीन एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन पे। क्लीन एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी होगी, और ग्रीन हाइड्रोजन, इन पे ये फोकस करेगी। इस एनर्जी को इससे बिजली बनाएगी या ग्रीन हाइड्रोजन को यूज किया जाएगा। ये कंपनी बिल्ड करेगी 4 गीगा फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी 4 फैक्ट्री डेवलप करेगी जिनका फोकस रहेगा सोलर पे, स्टोरेज बैटरीज पे, ग्रीन हाइड्रोजन पे, फ्यूल सेल फैक्ट्रीज पे। तो इन पे फोकस रहेगा ताकि जो हाइड्रोजन है उसको मोबाइल और स्टेशनरी पावर में बदला जा सके। मोबाइल स्टेशनरी का मतलब ये, अभी हाइड्रोजन क्या है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन फ्यूल में बदला जा सके। मोबाइल का मतलब जो कार गाड़ियाँ उनमें यूज किया जा सके इसको। और जो स्टेशनरी पावर है, जैसे मान लो फैक्ट्री हैं, सीमेंट वगैरह की, स्टील वगैरह की फैक्ट्री हैं, वो उनमें फ्यूल यूज होता है, मान लो जैसे पेट्रोल डीजल यूज होता है उनके इंजन वगैरह चलाने के लिए, वहाँ पे जो मशीन वगैरह होती हैं, तो उनमें क्या है यूज किया जाए हाइड्रोजन। तो ये स्टेशनरी पावर हो गया, तो इनमें यूज बढ़ाने के लिए ये किया जा रहा है। अब ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन है भाई साहब कि ये ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कैसे होता है, इसको बनाते कैसे हैं? ये रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करके बनाते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करते हैं, यानी कि केमिकल कंपाउंड है, जैसे मान लो H2O है, H2O वाटर है, वाटर है ये H2O। क्या क्या है इसमें? हाइड्रोजन है और क्या है? ऑक्सीजन है। अब ये क्या है? केमिकल प्रोसेस होता है, केमिकल प्रोसेस में अगर उस केमिकल प्रोसेस को पूरा करने के लिए अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाए, इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी केमिकल प्रोसेस को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, बिजली यूज की जाए, उसी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए रिन्यूएबल एनर्जी यूज करके, मतलब वो बिजली कहाँ से यूज की जाएगी? जो रिन्यूएबल एनर्जी से आ रही है, मतलब नवीनीकरण ऊर्जा। जैसे कैसी होती है रिन्यूएबल एनर्जी? जैसे सोलर एनर्जी सौर ऊर्जा से आ रही है, या विंड एनर्जी, विंड से, हवा से बिजली बन रही है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाएगी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में, और फिर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाएगी। और ग्रीन हाइड्रोजन में क्या होता है? कोई कार्बन फुटप्रिंट रिलीज नहीं होता। जो कार्बन होता है ना भाई साहब, जिससे पॉल्यूशन होता है और ग्रीन हाउस गैस निकलती हैं, ये कुछ इमिशन नहीं होगा इससे। तो ये हाइड्रोजन क्या होगा? जो अभी हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाती है वो फॉसिल फ्यूल को यूज करके प्रोड्यूस की जाती है, बनाई जाती है। फॉसिल फ्यूल क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। फॉसिल फ्यूल को जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म में ईंधन कैसा होता है? देखो इसके नाम में ही छुपा है जीवाश्म, जीवों का अंश वाला ईंधन। कैसे? लाखों करोड़ों अरबों साल पहले पेड़ पौधे थे, एनिमल्स थे, कुछ भी थे, वो दब गए, अर्थ में दब गए। मान लो अर्थक्वेक आया, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है, साइंटिस्ट का, ज्योग्राफर का, कि वो दब गए। दबने के बाद अर्थ के बाद वो अर्थ के अंदर दब गए, और प्रेशर और हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण ये मिनरल्स में बदल गए, खनिज पदार्थ वगैरह में। किसी का आयरन में बदल गया, कोई मिनरल कोबाल्ट में बदल गया, कोई पेट्रोल डीजल में बदल गया, कोई गैस में, नेचुरल गैस में बदल गया, कोई लोहे सोना, कोई सोना चांदी किसी में बदल गया। तो ऐसे कन्वर्ट हो गए। तो ये जो अर्थ से निकलते हैं ना ऐसे ईंधन, उन्हीं को बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। और लकड़ी, जो आपकी लकड़ी है वुड, वो भी जीवाश्म ईंधन में आता है। और इनसे होता क्या है? जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोल डीजल से होता क्या है भाई साहब? कार्बन का इमिशन होता है, CO2 गैस वगैरह निकलती हैं, मतलब ग्रीन हाउस गैस निकलती हैं, जो पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण फैलता है इनसे बहुत ज़्यादा। तो इनका एक अल्टरनेटिव आ जाएगा हाइड्रोजन, जिससे पॉल्यूशन नहीं होता है, ग्रीन हाइड्रोजन से। तो ये ऑर्गेनिक मटेरियल से बनता है। ये कैसा? फॉसिल फ्यूल या बायोमास अगर यूज करते हैं तो ये क्या होता है, इनकी जगह पे क्या हो सकता है? ये हाइड्रोजन अभी जैसे बनता है इनसे, ऑर्गेनिक मटेरियल से, फॉसिल फ्यूल हो गया, बायोमास से हाइड्रोजन बनता है। और हाइड्रोजन जब इनसे बनता है तो फॉसिल फ्यूल और बायोमास से, इनसे क्या होता है? पॉल्यूशन रिलीज होता है। और अगर हाइड्रोजन बनेगा केमिकल, ये रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से, तो ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा, जिसके कार्बन का एमिशन बहुत कम होगा। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या होंगे, इंपॉर्टेंस क्या होंगी ग्रीन हाइड्रोजन की? पहली इंपॉर्टेंस तो वही होगी भाई साहब कि पॉल्यूशन नहीं होगा इससे। सेकंड क्या होगा? जो इंडिया का टारगेट है, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट, इसको अचीव करने में सहायता मिलेगी। नेशनल सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी रहेगी, एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। ये क्या है? एनडीसी आपको पता ही होगा, UNFCCC का एक लेक्चर मैंने बनाया हुआ है अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक में, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसको देखिए। ये एक 1992 में एक डॉक्यूमेंट निकला था, ट्रीटी मान लो, ऑर्गेनाइजेशन मान लो, एजेंसी मान लो। 1992 में अर्थ समिट हुआ था रियो डी जनेरियो में, जो ब्राज़ील में एक जगह है, वहाँ से निकला था। और इसकी हर साल मीटिंग होती है, इसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बोलते हैं।
2015 में इसकी मीटिंग हुई थी COP21, 21वीं मीटिंग। वहाँ पे ये कुछ टारगेट रखे थे, सारी जो गवर्नमेंट एक साथ आई थी उन्होंने, उन्हीं को बोलते हैं नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन टारगेट। मतलब इसमें कुछ पॉल्यूशन घटाना था, कार्बन इमिशन जो होता है कंट्रीज़ का उसको घटाना था, और कंट्री खुद डिसाइड करेंगी, इसलिए इसका नाम है इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड। कुछ मतलब नेशन खुद ही डिटरमाइन करेंगे, खुद ही निश्चित करेंगे कितना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कि वो कितनी ग्रीन हाउस गैस घटाना चाहते हैं। नेक्स्ट, इससे फ़ायदा क्या होगा ग्रीन हाइड्रोजन से? एक तरह से ये एनर्जी स्टोरेज ऑप्शन है। कैसे? कि जैसे मान लो रिन्यूएबल एनर्जी है जो अभी वेस्ट हो जाती है, तो उसका यूज कर सकते हैं हम ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में। नेक्स्ट क्या है कि मोबिलिटी के लिए यूज हो सकता है, अर्बन ट्रांसपोर्ट में, अर्बन फ्रेट मूवमेंट में। फ्रेट मूवमेंट का मतलब सामान ले जाने वाले जो वाहन वगैरह होते हैं उन्होंने यूज हो सकता है, सिटी वगैरह में, लार्ज शिप में, रेलवे वगैरह में, बस ट्रक को चलाने में यूज हो सकता है ग्रीन हाइड्रोजन का। और इसकी क्या एप्लीकेशन है? ग्रीन केमिकल है जैसे अमोनिया, मीथेनॉल, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज किए जा सकते हैं फर्टिलाइजर, मोबिलिटी, पावर केमिकल्स, इंडस्ट्री, शिपिंग इंडस्ट्रीज़ में। ग्रीन हाइड्रोजन की अगर ब्लेंडिंग होगी 10% की, तो ये एक तरह से 10% की ब्लेंडिंग की जा सकती है ग्रीन हाइड्रोजन की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में। 10% की ब्लेंडिंग का मतलब मिक्स किया जा सकता है और ईंधन में, जैसे पेट्रोल डीजल में। नेक्स्ट, इसके बेनिफिट क्या होंगे? एक तो ये क्लीन बर्निंग मॉलिक्यूल है, मतलब इससे क्या होता है, पॉल्यूशन नहीं होता। जैसे इससे जो स्टील, केमिकल्स, ट्रांसपोर्टेशन में यूज किया जा सकता है, आयरन वगैरह की फैक्ट्री में। रिन्यूएबल एनर्जी जो है ये जो स्टोर नहीं की जा सकती, जैसे सोलर एनर्जी बहुत सारी बनती है वो स्टोर नहीं की जा सकती, और मतलब स्टोरेज कैपेसिटी है ही नहीं इंडिया की इतनी, तो वो वेस्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो उस एनर्जी को ग्रीन जो हाइड्रोजन है उसमें बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए आपको पता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस यूज होता है, और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या करते हैं, एनर्जी चाहिए, बिजली चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और वो ग्रीन एनर्जी यूज की जा सकती है, रिन्यूएबल एनर्जी जो सोलर एनर्जी से बन रही है बिजली। नेक्स्ट क्या है, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए? इंडियन गवर्नमेंट ने देखो ये किया है, 2021 का फरवरी में जो बजट पास हुआ था उसमें जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने अनाउंस किया था ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, हाइड्रोजन एनर्जी मिशन या ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बोल लो, हाइड्रोजन मिशन ये लॉन्च किया था, जिससे हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाएगी रिन्यूएबल सोर्स से यूज मतलब प्रोड्यूस की जाएगी। और एक स्टेट ओन्ड एक कंपनी होगी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसने एग्रीमेंट साइन किया था, नॉर्वे की एक कंपनी है, नॉर्वे की ग्रीन स्टेट नॉर्वे कंपनी। तो ये एक सेंटर बना रहे हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाएगी, इसमें R&D को प्रमोट किया जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाएगा। रिसेंटली इंडिया और USA ने भी एक टास्क फोर्स बनाई है, किसके अंडर? स्ट्रेटजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के अंडर एक टास्क फोर्स बनाई है, ताकि ग्रीन एनर्जी का डेवलपमेंट तेज़ी से बढ़ाया जा सके। अब ग्रीन हाइड्रोजन जैसे है, ऐसे ही हाइड्रोजन के और भी टाइप हैं, तो हाइड्रोजन के सारे टाइप, कितने टाइप के हाइड्रोजन होते हैं वो पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजन पहला होता है ग्रीन हाइड्रोजन, जो हमने अभी पढ़ लिया। वो कैसे बनता है? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से बनता है, रिन्यूएबल एनर्जी यूज करके। इससे लो कार्बन फुटप्रिंट रिलीज होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, जो वाटर होता है H2O उसको सिप्लिट कर देती है, बांट देती है, हाइड्रोजन अलग कर देती है, ऑक्सीजन अलग कर देती है, और ये हाइड्रोजन यूज कर लेते हैं हम एनर्जी के लिए। इसमें जो बाई प्रोडक्ट यानी कि अवशेष बचता है वो वाटर बचता है या फिर वाटर वेपर बचते हैं। एक होता है ब्राउन हाइड्रोजन किया जाता है कोल से प्रोड्यूस किया जाता है, कोल से बनाया जाता है, लेकिन इसमें इमिशन निकलता है, कार्बन इमिशन वगैरह, कोयले से जब ब्राउन हाइड्रोजन बनता है। नेक्स्ट है ग्रे हाइड्रोजन नेचुरल गैस से बनाया जाता है, इससे भी इमिशन होता है, कुछ हार्मफुल गैस होती है जो हानिकारक गैस निकलती हैं। एक होता है आपका ब्लू हाइड्रोजन, ये भी नेचुरल गैस से प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन इसमें भी इमिशन निकलता है, लेकिन उसको कैप्चर किया जा सकता है। कैप्चर का मतलब कुछ स्टोरेज कैपेबिलिटी होती है वहाँ पे, कार्बन कैप्चर और स्टोरेज कैपेबिलिटी, उसको इकट्ठा किया जा सकता है, जो इससे इमिशन निकलता है ब्लू हाइड्रोजन से। तो यही था इसमें। अगर स्टेटमेंट में पूछ लिया जाए कि सारे टाइप के जो हाइड्रोजन है वो क्लीन है, उनसे कोई इमिशन नहीं होता, तो वो गलत हो जाएगा। सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन है जो उससे इमिशन नहीं होता, उससे सिर्फ बाई प्रोडक्ट बचते हैं वाटर और वाटर वेपर। बाकी के जो ब्राउन, ग्रे और ब्लू हाइड्रोजन है उनसे इमिशन होता है, हार्मफुल गैस निकलते हैं, ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है, कार्बन इमिशन होता है। तो यही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है स्टडी लिंक ब्लैक कार्बन विद प्री मेच्योर डेथ। अभी एक स्टडी हुई, अध्ययन हुआ, रिसर्च हुई, सर्वे हुई, उसमें ये पाया गया कि जो ब्लैक कार्बन होता है, ब्लैक कार्बन जो उससे क्या है, उसकी वजह से प्री मेच्योर डेथ हो रही है।
प्री मैच्योर डेथ का मतलब समय से पहले। एक तो डेथ होती है, बुजुर्ग हो जाते हैं, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, सारा मेटाबॉलिज्म डाइजेशन प्रोसेस खराब हो जाता है, तो डेथ हो जाती है आदमी की। एक होती है प्री मैच्योर डेथ, कोई बीमारी हो गई, जवानी में बचपन में कोई बीमारी होगी, मर गया आदमी, तो उसकी वजह से ब्लैक कार्बन की वजह से भी बहुत सारी प्री मैच्योर डेथ हो रही हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं प्री मैच्योर डेथ, मतलब समय से पहले मृत्यु हो जाना। तो ये स्टडी हुई, रिसर्चर कुछ थे वैज्ञानिक, उन्होंने सर्वे की कि कार्बन जो है ब्लैक कार्बन, उसके हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट है, क्या प्रभाव पड़ते हैं। इसमें ये पाया गया जो ब्लैक कार्बन है इसके एडवर्स इफेक्ट हैं ह्यूमन हेल्थ पे। एडवर्स का मतलब होता है विपरीत, कुछ गलत, हार्मफुल इफेक्ट है, जिसकी वजह से प्री मैच्योर डेथ हो जाती है लोगों की। ये रिसर्च की गई जो इंडोगैंक्टिक प्लेन है वहाँ पे ब्लैक कार्बन देखा गया, यहाँ पे जो लोग हैं उनकी ह्यूमन हेल्थ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इंडोगैंक्टिक प्लेन कैसा है, मतलब कौन सा है, ये देखो अपना हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे ये जो इंडोगैंक्टिक प्लेन है, ये वाला रीजन इंडोगैंक्टिक प्लेन, यहाँ पे सर्वे की गई। ये इंडोगैंक्टिक प्लेन पे जो लोगों की प्री मैच्योर डेथ हो रही है ऐसा पाया गया, और यहाँ पे मोर्टेलिटी जो रेट है वो इंक्रीज होता जा रहा है, पोल्यूटेंट लेवल बढ़ता जा रहा है एयर में, उसकी वजह से डेथ भी हो रही है, मोर्टेलिटी हो रही है। मोर्टेलिटी का मतलब है डेथ, मृत्यु। अब इस सिग्निफिकेंस क्या है, इस स्टडी के जो अध्ययन क्या है, इसके रिलेवेंस क्या है, रिलेवेंस का मतलब उपयुक्तता क्या है इसकी, सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इसके महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में के लिए इस स्टडी का। इससे ये पता चलेगा कि ब्लैक कार्बन का क्या पोटेंशियल है ह्यूमन हेल्थ पे हैजार्ड के लिए। तो इससे सारा बैकग्राउंड भी पता चलेगा कि जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं ह्यूमन हेल्थ पे कैसे इफेक्ट डालते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में इंडिया में क्या उनका इम्पैक्ट है। इससे गवर्नमेंट और जो पॉलिसी मेकर हैं उनको भी सहायता मिलेगी। वो जब पॉलिसी बनाते हैं वो जब पॉलिसी बनाते हैं तो ये जो स्टडी हुई है ब्लैक कार्बन की स्टडी, इसको ध्यान में रख के बनाएंगे कि भाई साहब ब्लैक कार्बन यहाँ पे ज़्यादा है इस रीजन में, तो हमें इसको कम करने की कुछ स्ट्रेटजी अपनानी है, कुछ प्लान अपनाने हैं, तो उनको भी फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट को भी और पॉलिसी मेकर को भी इस स्टडी से। अब ब्लैक कार्बन होता क्या, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। ब्लैक कार्बन क्या होता है, ये होता है भाई साहब, ये वाला ब्लैक कार्बन देखो आप, ये है, ये जैसे चिमनी है, ये चिमनी दिखाई दे रही होगी, इससे जो धुआं निकल रहा है ये फ्यूल, धुआं निकल रहा है, ईंधन मतलब धुआं निकल रहा है जो ये, इससे क्या है, देखो ये ब्लैक पेल दिखाई दे रहा है, ये है ब्लैक कार्बन। ये गाड़ियों से भी निकलता है, कार, गाड़ियाँ, बाइक वगैरह, फैक्ट्री वगैरह से, सबसे निकलता है ये ब्लैक कार्बन इनकम्प्लीट कम्बशन के वजह से होता है। इनकम्प्लीट कम्बशन का मतलब है कि ऐसे फॉसिल फ्यूल होते हैं या बायोमास, कोई जीवाश्म ईंधन वगैरह जो पूरी तरह से जल नहीं पाते, जैसे आप घरों में गैस यूज करते हो खाना बनाने के लिए, वो क्या है, कंप्लीट कम्बशन हो जाता है उसका, पूरी तरह से जल जाती है, उसका कोई अवशेष नहीं बचता, समझ रहे हो। लेकिन जैसे लकड़ी है, वुड, इसका इनकम्प्लीट कम्बशन होता है, पूरी तरह से नहीं जलती, इसमें से कार्बन बच जाता है, वो कार्बन धुएं के साथ रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में। तो ये इनकम्प्लीट इनकम्बशन की वजह से ब्लैक कार्बन इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। ये इसकी वजह से क्या है, बहुत सारे नुकसान होते हैं हेल्थ पे। ये कहाँ कहाँ से निकल सकता है, डीजल इंजन कोई चल रहा है, कुक स्टोव्स हैं, वुड बर्निंग से, लकड़ी को जलाने से, या फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लगी वहाँ से निकल सकता है। और ये शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट है, मतलब कुछ समय तक ही एटमॉस्फेयर में रहता है, लेकिन ये CO2 के बाद, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद, ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल वार्मिंग में। ग्लोबल वार्मिंग आप समझते हो क्या होती है, कि अर्थ टेम्परेचर, अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ग्रेजुअल राइज होना, टेम्परेचर में ग्रेजुअल राइज इन एटमॉस्फेयर टेम्परेचर ऑन अर्थ के वातावरण के टेम्परेचर का, तापमान का धीरे धीरे बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। और ब्लैक कार्बन जब रहेगा ये क्या करेगा, ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आ रही है अर्थ से जो टेम्परेचर, जैसे इंसोलेशन आती है अर्थ, सूरज से क्या है, सन से इंसोलेशन आती हैं, सूरज से जो किरणें आती हैं उनको बोलते हैं इंसोलेशन, INSOLATION, इंसोलेशन। अब ये टकरा के अर्थ से वापस जाती हैं, तो ये ब्लैक कार्बन क्या होता है, देखो जो डायरेक्टली इंसोलेशन आ रही है इससे एटमॉस्फेयर हमारा गर्म नहीं होता, ये जब अर्थ से टकरा के वापस जाती हैं तो इनका नाम चेंज हो जाता है, उन्हें बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो ये रेडिएशन जब वापस जारी होती हैं तो क्या होता है, जो CO2 गैस वगैरह होती हैं, या फिर ग्रीन हाउस गैस क्या करती हैं, जैसे CO2 हो गया, कार्बन हो गया, तो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं इन किरणों को। इसकी वजह से जब सोख लेंगे, क्योंकि इनमें तो ये तो हीट गर्म है, ये तो हीट बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा इस हीट की वजह से एटमॉस्फेयर में, तो इन्हीं की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है, इंक्रीज होती है। तो यही प्रोसेस है और यही टॉपिक थे आज के। अब हम क्वेश्चन करेंगे,
फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास ये पावर है, वो किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी आदमी को आतंकवादी घोषित कर सकती है, टेररिस्ट डेजिग्नेट कर सकती है। ये कौन सा एक्ट है, कौन सा कानून है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को पावर देता है ये करने की? पहला है आपका 1980 का एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 का, या अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 का, या फिर ओनली ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डेजिग्नेटेड एज टेररिस्ट एंड नॉट इंडिविजुअल। मतलब केवल कोई संस्था या ऑर्गेनाइजेशन को ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जा सकता है, किसी एक पर्सन को डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। इसका सही आंसर है सी। ये आंसर है सी है इसका। कोई भी इंडिविजुअल को होम मिनिस्ट्री टेररिस्ट आतंकवादी घोषित कर सकती है। ये 1967 का लगभग एक्ट था, अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट। उसमें 2019 में अमेंडमेंट किए गए, संशोधन किए गए। इसके थ्रू पहले क्या होता था, जो पहला एक्ट था उसमें सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जा सकता था, किसी इंडिविजुअल को नहीं कर सकता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन ये एक्ट में संशोधन करके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ये पावर दे दी, वो किसी एक पर्सन को भी आतंकवादी घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, वर्ल्ड बैंक या अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका सही आंसर है वर्ल्ड बैंक, इसे रिलीज करता है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। नेक्स्ट आपको बताना है पीटर पैन सिंड्रोम। हमने ये पढ़ा था पीटर पैन सिंड्रोम अपने इसी लेक्चर में। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है इसके रिगार्डिंग। ये पीटर पैन सिंड्रोम जब भी किसी पीपल को, लोगों को हो जाता है तो उसका बिहेवियर, जो व्यवहार है वो केयर फ्री हो जाता है। मतलब उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती और ना ही उसे किसी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई भी उसे मतलब अवेयरनेस नहीं होती, जागरूकता नहीं होती कि उसकी भी कोई जवाबदेही बनती है। तो ये एडल्टहुड के लिए एक चैलेंज होता है। नेक्स्ट क्या कह रही है स्टेटमेंट, नेक्स्ट कह रही है ये किसी को भी अफेक्ट कर सकती है, प्रभावित कर सकती है, किसी भी जेंडर को, या नर हो या नारी हो, मतलब मैन या वुमन हो, या किसी भी रेस या कल्चर का हो, किसी को भी अफेक्ट कर सकती है ये बीमारी पीटर पैन सिंड्रोम। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिकॉग्नाइज कर दिया है एज ए हेल्थ डिसऑर्डर, कि ये एक स्वास्थ्य का परेशानी है किसी के इंडिविजुअल के स्वास्थ्य में। इसको WHO ने क्या रिकॉग्नाइज कर दिया, पहचान दे दी है इस सिंड्रोम को, इस बीमारी को, कि एक बीमारी है। आपके ऑप्शन है 1, 1, 2, 1, 3 या ऑल ऑफ द अबव। तीसरा बिल्कुल गलत है भाई साहब, WHO ने इसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं किया है पीटर पैन सिंड्रोम को। बाकी के दो बिल्कुल सही है। जब भी ये बीमारी हो जाती है आदमी केयर फ्री हो जाता है, उसको कोई चिंता नहीं रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सेकंड, थर्ड हो गया, फोर्थ हमारा है, नेक्स्ट है फॉलोइंग द रिजेक्शन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ साइमन कमीशन बाय इंडियंस एन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट द मुंबई इन मे 1928। देखो साइमन कमीशन आप सबको पता है आया था, साइमन कमीशन 1927 के लगभग। साइमन कमीशन इसलिए बना था कि भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, लेकिन इसके 7 मेंबर थे, सारे के सारे ब्रिटिश थे, इंडिया का कोई मेंबर नहीं था। अब एक बात बताओ, भारत के लिए संविधान बना रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट और एक भी आदमी इंडियंस नहीं है, तो ये इंडियंस को कैसे एक्सेप्टेबल हो सकता था, कैसे स्वीकार हो सकता था? तो साइमन गो बैक के नारे लगे, दंगे प्रसाद हुए, इसको नहीं माना। इसके बाद साइमन कमीशन के बाद इंडिया में एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई, सभी पार्टी एक साथ आई, मीटिंग हुई 1928 में। तो ये मीटिंग किस लिए हुई, किस लिए हुई ये मीटिंग? इसमें एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी मोतीलाल नेहरू के अंडर 1928 में। तो इसका मतलब, इसका ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या मकसद था, क्या टारगेट था, ये बताना आपको। इसका टारगेट ये था, लक्ष्य, कि कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया ड्रॉ करना है, कि भारत का संविधान कैसा होगा ये ड्राफ्ट बनाना है, या फिर जो फ्यूचर लीडरशिप इंडियन नेशनल कांग्रेस की किसके पास होगी ये तैयार करना था, या फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अगला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसा होगा उसका रोड मैप तैयार करना इसका टारगेट था, या नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है पहला, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा उसके लिए ड्राफ्ट तैयार किया था। 1928 की रिपोर्ट भी आई थी जिसे नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं, मोतीलाल नेहरू ने तैयार की थी वो, जो जवाहरलाल नेहरू के पप्पा थे, मतलब फादर, पापा, पिताजी, कुछ भी बोल लो। नेक्स्ट है आपका, ये बताना है कि इनमें सबसे लेटेस्ट कौन सी बनी, मतलब सबसे बाद में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी ये बताना है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, या फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो लंदन में बनी थी। तो आपको बताना है सबसे पहले कौन सी, मतलब सबसे बाद में, लेटेस्ट का मतलब सबसे बाद में कौन सी बनी थी ऑर्गेनाइजेशन। देखो इन सब से ना UPSC पिछले 15 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखो,
6 से 7 बार पूछ चुकी है, 6 से 7 बार इनसे, किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से। इनमें सबसे लेटेस्ट है मद्रास महाजन सभा, सबसे लेटेस्ट, सबसे बाद में बनी थी। ये आप देख सकते हो कुछ ऑर्गेनाइजेशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में बनी थी। बॉम्बे एसोसिएशन बनी थी 1852 में, जो दादा भाई नौरोजी ने बनाई थी। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में बनी थी ये भी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में 1866 में बनी थी। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में बनी थी। मद्रास महाजन सभा बनी थी 1884 में। ये सारे आप नोट कर लो, दीवार पे चिपका दो एक पेज में, और ये याद करना है डेली, 1-2 बार देख लो इसे, 2-3 दिन में अपना आप याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट तो कुछ नहीं है भाई साहब, इतने ही थे आज के टॉपिक।